इसमें हम हमारे कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, सिर्फ पॉजिटिव ही होती है। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं तो ऐसी चीजों की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव ही होगी या फिर जीरो होगी। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि आप जो ये बिजनेसमैन प्लास्टिक की टेबल खरीदेगा या फिर बेचेगा, या तो वो ये जीरो खरीदेगा या फिर जीरो से ज्यादा, मतलब माइनस में नहीं हो सकती है टेबल। ना प्लास्टिक की टेबल माइनस में हो सकती है, ना आयरन की टेबल माइनस में हो सकती है। ये जो हमारी इनइक्वालिटी है नीचे वाली, इन इनइक्वालिटी को बोलते हैं नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सारी चीजें आई हैं, इनको एक बार समराइज करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। ये जो हमारे पास नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटीज हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं 4 और मैं इसको नाम दे देता हूं 5। ठीक है, अब ये जो मेरे हमारे पास प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम जहां पर हमें प्रॉफिट की वैल्यू मैक्सिमम करनी है, ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हैं? प्रॉब्लम हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस इक्वेशन में आपके सामने समस्या ये है कि आपको ये बताना है कि ये बिजनेसमैन कितनी प्लास्टिक की टेबल खरीदे और कितनी आयरन की टेबल खरीदे। यानी अब इसके पास जो 50,000 रुपया था, उस 50,000 रुपए में से कितनी आयरन की टेबल पे पैसा लगाए, कितना ये प्लास्टिक की टेबल पे पैसा लगाए, जिससे आज का प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको इस इक्वेशन को, जो कि आपके प्रॉफिट को दिखा रही है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है। आपको मैक्सिमम वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। और ये इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी, इसको ध्यान में रखते हुए, यानी 50,000 रुपए ही खर्च करने, 60 टेबल से ज्यादा नहीं खरीदनी है, और x और y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये आपकी कुछ मजबूरियां हैं जिनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इन मजबूरी को ध्यान में रखते हुए इस इक्वेशन को आपको करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक और बात, जैसे इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट को पाई से डिनोट करते हैं, लेकिन जो लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर है, इसमें किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, तो बुक में लिखोगे आप क्वेश्चन पेपर में, तो मोस्टली हमें यहाँ पे z दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए क्या यूज करा जाता है? z। अब ये z आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, ये z आपकी यूटिलिटी भी हो सकती है, ये z आपका कॉस्ट भी हो सकता है, रेवेन्यू, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम में ये z प्रॉफिट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैंने अभी तक आपको ये समझाया है कि रियल लाइफ में हमें किस तरह की प्रॉब्लम होती है जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, हम पढ़ क्यों रहे। अब बात ये आती है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है का जो टॉपिक है, ये जो प्रॉब्लम हमारे पास आई है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जिसमें हमें z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, वो जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, कुल मिला के हमें इक्वेशन 6 यानी कि 6 स्टेप्स में करने हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा मैं आपको स्टेप वाइज करके बताऊंगा, और मैं बताऊंगा पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एग्जाम में जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको उसमें जो इक्वेशंस दी गई हैं, आपको सीधा सीधा वो इक्वेशंस लिख लेनी है। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो ये हो गया है हमारा स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 है हमारा। स्टेप 1 में जो चीज भी हमें दी है वो आपको लिख लेनी है। हमें दिया है
कि ये जो z है हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू करनी है 250x प्लस 75y, और फिर आपको इसको नाम दे देना है। जैसे मैंने यहाँ नाम दिया है ना, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें नाम नहीं दिया होगा, हम खुद से नाम दे दीजिए। पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस एग्जांपल को करने के बाद। तो ये हो गया। अब ये जो कांस्टेंट होते हैं ना हमारे, इसके आगे लिखा होता है क्वेश्चन में सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू का मतलब है भाई आपको इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है, बट अब हम जो इक्वेशन दे रहे हैं ये इक्वेशन, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन बातों को ध्यान में रख के ही करना है जो कुछ करना है, ठीक। तो क्या क्या बातें हमें दी गई हैं, क्या क्या हमारी इक्वालिटी है, वो सब्जेक्ट टू के आगे क्वेश्चन में दी जाती है। इनसे पहले हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट टू। तो ये है मेरा 5x प्लस y 100, ये इसको मैंने नाम दे दिया है 2। ये है हमारा x प्लस y, इसको नाम दे दिया है हमने 3rd, और हमारा x पॉजिटिव होना चाहिए 4th, और हमारा y भी पॉजिटिव होना चाहिए 5th। तो सबसे पहले स्टेप में जो भी चीज आपको क्वेश्चन में दी गई है वो आपको लिख लेनी है, ठीक है। यहां से ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। आप ये मान के चलिए क्वेश्चन में दिया था, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले स्टेप में जो भी क्वेश्चन दिया जाए पेपर में वो आपको लिख लेना है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है ये समझते हैं। देखिए दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है, ये जो हमारी कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट हमें इनका ग्राफ बनाना होता है। हमें कांस्टेंट का ग्राफ बनाना होता है। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाना होता है, हमें ग्राफ बनाना होता है जो हमारी इनइक्वालिटी होती है। ये जो हमारी इनइक्वालिटीज है ना 1 2 3 4, और हम नीचे वाली जो हमारी नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटीज हैं, ये कैसी इनइक्वालिटीज हैं, नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटीज। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ये, ठीक है। आपको नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटीज का ग्राफ नहीं बनाना है, आपको सिर्फ इन दो इनइक्वालिटीज का ही ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाना है ये समझते हैं। देखिए होता क्या है कि जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ बनाने के लिए पहले आप इन इक्वेशन को दोबारा लिखोगे, और दोबारा हमें क्या करना होता है, हमें ये इक्वेशन ना इक्वल का साइन लेके ही लिखनी होती है। ये तो इनइक्वालिटीज है, ये दोनों क्या है, ये है आपकी इनइक्वालिटीज। हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमें इनइक्वालिटीज नहीं चाहिए, हमें चाहिए इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होती है, जिसमें ये वाला साइन होता है इक्वल का। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम इन दोनों इक्वेशन में इक्वल का साइन ले लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2, और स्टेप 2 में क्या करोगे, जो आपकी सेकंड इक्वेशन है आप लिखोगे फ्रॉम 2 वी हैव, हम इस इक्वेशन लिखेंगे और यहाँ पे साइन ले लेंगे इक्वल का। ये हम ग्राफ बनाने के लिए कर रहे हैं। तो अगर आपको याद होगा, आप लोगों ने कभी ना कभी ग्राफ बनाया होगा, जिन लोगों ने मैथ 10th क्लास तक पढ़ा है उन लोगों को भी 9th 10th में तो ग्राफ बनाया ही होगा, और जिन लोगों ने 11th 12th में या फिर ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ा है उनको तो लीनियर प्रोग्रामिंग आती ही होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए, जब आप ग्राफ बनाया होगा आपने पहले, तो हम ग्राफ बनाने के लिए पहले एक टेबल बनाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बिना टेबल बनाए भी हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। बिना टेबल बनाए हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं ये समझते हैं। यहाँ पे जो भी राइट साइड पे होगा, आप इस पूरी इक्वेशन को राइट साइड की वैल्यू से कर देंगे डिवाइड। जैसे यहाँ पर 100 है तो मैं इस इक्वेशन को 100 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। 5 से हमने इसको कैंसिल करा, 20 आ गया, और y के नीचे 100 है और ये आ गया 1। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, अब इसका ग्राफ बना सकते हैं डायरेक्ट बिना किसी टेबल के। तो जैसे मैंने इक्वेशन 2 इनइक्वालिटी 2 के साथ करा है, ऐसे ही मैं इनइक्वालिटी 3 के साथ भी करूंगा। फ्रॉम 3 वी हैव x plus y
इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी ये जो राइट साइड पे 60 है इससे मैं डिवाइड कर दूंगा इस इक्वेशन को। तो x के नीचे भी 60, y के नीचे भी 60 और यहाँ पर आ गया है राइट साइड पे हमारा 1। तो अब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारी इनइक्वालिटीज हैं इन इक्वालिटीज को हम इक्वल की फॉर्म में लिखेंगे, इक्वेशन बना देंगे और इक्वेशन बनाने के बाद राइट साइड से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड पे हमें 1 बना देना है, राइट साइड पे 1 बन गया। अब हम बनाते हैं इनका ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाना है ये समझ लीजिएगा। पहले आप इतना लिख लीजिएगा और ये लिखने के बाद यानी जो आपकी आंसर शीट होगी, ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है। जो भी आपका एग्जाम सेंटर होगा, एग्जाम सेंटर से में जो भी रूम आपको मिला है उस रूम में जो भी टीचर हो जो पेपर आपका कंडक्ट कर रहे हैं यानी जो भी इन्विजिलेटर है, आपको अपने इन्विजिलेटर से ग्राफ पेपर की डिमांड करनी है, वो आपको ग्राफ पेपर दे देंगे। ये आपके एग्जाम सेंटर की जिम्मेदारी होती है कि अगर ग्राफ का क्वेश्चन है तो वो ग्राफ देना है। लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़कर, लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को छोड़कर बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें अगर आपको डायग्राम बनाना है तो वो डायग्राम आप ग्राफ पेपर पे नहीं बनाओगे। इज इट क्लियर? एक और बात, कभी कभी ऐसा भी होता है हमें ना बहुत ही अजीब एग्जाम सेंटर मिल जाता है और उस एग्जाम सेंटर में होता है कि हम ग्राफ पेपर की डिमांड करते हैं, हमें ग्राफ पेपर नहीं मिलता है। तो बहस करके, आर्गुमेंट करके अपना टाइम वेस्ट मत करना, उनका कुछ नहीं जाएगा, नुकसान आपका होगा। आपको उस केस में क्या करना है, अगर वो ग्राफ पेपर नहीं देते हैं तो ये लिखने के बाद अपनी आंसर शीट पे ग्राफ बना देना, पेंसिल से बनाना है, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनाना है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों इक्वेशंस के नीचे की वैल्यू देखो 20 और 100 और 60। तो मैक्सिमम y पे मुझे 100 वैल्यू चाहिए मैक्सिमम और x पे मुझे वैल्यू चाहिए 60। इस हिसाब से मैं लाइन बनाऊंगा। मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे ऐसे एक लाइन डाल देता हूँ, ठीक है। आपको अपनी आंसर शीट पे ऐसे कोई लाइन नहीं डालनी है, आपको उसके नीचे ही बनाना है या फिर ग्राफ पेपर पे बना देना है। अब ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो उसके नीचे लिख देना सी द ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर और अपनी आंसर शीट में ग्राफ पेपर, जब आपका पेपर पूरा हो जाए इसके नीचे ही इसके बाद जो पेज होगा वही उस पेज पे अपना ग्राफ लगा देना और उसको टाइप कर देना। ऐसा मत करना कि ग्राफ कहीं पे भी लगा दो आंसर शीट पे, नहीं, जहां ये क्वेश्चन करा है वहीं बीच में लगाना है आपको ग्राफ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक ये मेरे पास जो पॉइंट है इसकी हेल्प से एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ। ये मेरी वर्टिकल लाइन हो गई है और यहाँ पे इसी तरह से मैं ले लेता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा x, ये हो गया है हमारा y और ये है ग्राफ। अब ग्राफ के बारे में दो बातें मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मैंने ग्राफ बनाया, किसी ग्राफ के अगर मैं यहाँ पे बना, ये ग्राफ है, ये x ये y, किसी भी ग्राफ के 4 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारा जो क्वेश्चन होगा इसमें हमें अपने से फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेना देना है, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। और हमारे इकोनॉमिक्स में जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास ऐसे वेरिएबल होते हैं जहां पे x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, मतलब माइनस में नहीं हो सकती है। तो हम ना हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव ही होती हैं या फिर इस पॉइंट पर हो जाती है 0। तो हमारा ग्राफ हमेशा इस एरिया में ही बनना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। तो अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 में मैंने इन दोनों इक्वेशंस को, सॉरी इनइक्वालिटीज को इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। अब ग्राफ कैसे बनाना है, पहले आप देखो x के नीचे 20 है और x के नीचे 60 है, तो यहाँ पर इक्वल गैप पे 60 तक आपको
कुछ पॉइंट्स लेने हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है, इसके बाद हमें y देखना है। y के नीचे क्या है 100, तो y पे हमें 100 तक ऐसे ही कुछ पॉइंट ले लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। हमने ये 100 तक पॉइंट ले लिए हैं। अब हम बनाएंगे इनका ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले ही आपको क्या करना है, x के नीचे देख लो कितना पॉइंट है। x के नीचे 20 है, तो आप 20 के नीचे छोटा पॉइंट लो, उसके ऊपर एक सर्कल कर दो बड़ा सा, और एक सर्कल को कर दो डार्क। पेंसिल से करना है ये सारा काम। उसके बाद y के नीचे देखो 100, तो y इधर है, इस पर एक पॉइंट ले लो और एक बड़ा सा सर्कल करके इसको आप कर दो डार्क, फिल कर दो। अब इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करो। मेरा तो पॉइंटर इतना बड़ा है नहीं, बच्चे भी कर देते हैं जैसे भी होगा। इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक लाइन बनानी है हमें। ये लाइन हमने बना दी, और इसके नीचे ना हम इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन थी क्या इक्वेशन थी 5x + y = 100, ये लिख देना है। अच्छा ये लाइन ना, ये आपकी मर्जी, आप कितना भी बना लो। ये लाइन कितनी भी बड़ी बना लो, इधर कितना ले जाओ उधर कितना ले जाओ, ये आपकी मर्जी है, कोई ऐसे लिमिटेशन नहीं है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाली हमारी जो इक्वेशन है हम इसका भी ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, x के नीचे 60 है, 60 पर एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, और ऐसे सर्कल करके इसको कर देंगे डार्क। इसका करके पॉइंट दूर से दिख जाए। फिर ये जो आपके नीचे y है, y के नीचे भी 60 है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, इसको सर्कल करेंगे, ये हो गया है। और अब इन दोनों पॉइंट्स को हम कर देंगे कनेक्ट। ये इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे हम लोग x + y = 60। ये इक्वेशन भी हमने लिख ली है। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन नंबर 2 में, इसको भी थोड़ा कर देता हूं डार्क। ठीक है, जब ये आपका इक्वेशन जो सॉरी आपका स्टेप नंबर 2 हो जाता है, तब हमें क्या करना है। अब आगे की बात समझते हैं। देखिए ये जो हमारी जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन ना मेरे बाद में काम आएंगी, तो मैं इक्वेशन को लिख लेता हूं, क्योंकि आप तो क्या कर सकते हो बाद में पीछे पेज पे जाकर देख लोगे, मैं तो ऐसे देख नहीं पाऊंगा, मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है। तो मैं इन इक्वेशंस को यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ, और 100, और साथ में इन इक्वेशंस को नाम भी दे देना। इसको ये 5 तक है ना, तो इसको 6 नाम दे देना, और इसको नाम दे देना 7, इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन 6 और 7 को मैंने लिख लिया है साइड में, बाद में मेरे को इनकी जरूरत पड़ेगी। बाकी सब मैं कर रहा हूँ रफ। ठीक है, तो ये आपका स्टेप था 2। अब हमें स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है। स्टेप नंबर 3 में सॉरी ये स्टेप नंबर 2 में हमने करा, और स्टेप नंबर 3 में आप क्या करना है ये समझ लीजिएगा। तो स्टेप नंबर 3 में हमें ये जो ग्राफ हमने बनाया है,
हैं, ये जो दो दो लाइन हमने बनाई है, हमें इस ग्राफ की शेडिंग करनी होती है। शेडिंग कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। तो इसके लिए ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, देखो एक बात ध्यान रखनी है, मैंने बताया था हमारा जो काम है सिर्फ इस ग्राफ के इस वाले हिस्से में है, 4 पार्ट में ग्राफ के। तो मेरा जो काम है बेसिकली सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है मेरा काम। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई की हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स और वाई या तो 0 होंगे या 0 से ज्यादा, 0 भी हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन सॉरी इनइक्वालिटी नंबर 2 है, इसमें आप लिखना पुटिंग x is equal to 0, y is equal to 0 in 2। हम इनइक्वालिटी नंबर 2 में x की वैल्यू भी 0 पुट कर रहे हैं और हम y की वैल्यू भी 0 पुट कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा ये, अब 5 और 0 की मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगी, 0 प्लस 0 भी 0 ही होता है, ये हो गया 100। अब देखो ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है, ये इनइक्वालिटी कह रही है 0 लेस देन क्या है 100। तो ये बात सही है या गलत है? बात तो सही है, 0 तो हमेशा 100 से छोटा ही होता है। तो आप लिखोगे दिस इज ट्रू, ये बात ट्रू है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन हो गई ट्रू। इस इक्वेशन का ग्राफ हमने बनाया था ये। जब अगर कोई इक्वेशन ट्रू हो जाती है तो आपको क्या करना है, ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं ओरिजिन। और इस पॉइंट पर आपका x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है। मैं कैमरा थोड़ा क्लोज कर रहा हूं जिससे आप ग्राफ को ना ज्यादा अच्छे तरीके से देख पाओ, ज्यादा अच्छा तरीके से समझ पाओ। ठीक है, तो ये ग्राफ मैंने थोड़ा कैमरा क्लोज कर दिया है ग्राफ के पास। जब कोई इक्वेशन ट्रू हो जाती है तो आप ना उसका जो ग्राफ बनाओगे वो ओरिजिन के पास बनाना है, ओरिजिन की तरफ, इस तरफ बनाना है, अंदर की तरफ। तो इसका ग्राफ को आप इसको सेट करना है। सेट कैसे करना है? पेंसिल से, आपको पेंसिल लेनी है, बहुत लाइट हाथ से आपको ऐसी ओरिजिन की तरफ इस इक्वेशन की सेटिंग करनी है, ऐसे अंदर की तरफ। यस ठीक है। तो हमारा ये मेरा स्टेप नंबर क्या था, स्टेप नंबर था 3rd। अब इसी तरह से जब मैं जैसे मैंने इक्वालिटी 2 में करा है, मैं ऐसे ही करूंगा इक्वालिटी 3 में, पुटिंग x is equal to 0, y is equal to 0 in इनइक्वालिटी नंबर 3rd। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करते हैं, यहाँ पे भी 0 पुट करते हैं, और ये हो गया 60। तो 0 प्लस 0 60। तो आप बताइए 0 तो हमेशा 60 से छोटा ही होता है ना, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आया है इसको भी आप लिखोगे दिस इज ट्रू, ठीक है। तो ये भी ट्रू हो गया। अब क्योंकि ये वाली जो हमारी 3rd इनइक्वालिटी है ये भी ट्रू हो गई है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ भी अंदर की तरफ ही बनेगा। ये जो हमारी 3rd इनइक्वालिटी है इसका ग्राफ कौन सा है, इसकी जो लाइन है वो ये है, ये इसका ग्राफ भी अंदर की तरफ आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। होता क्या है कि जैसे मैंने ये शेडिंग करी है, तो ये मेरे पास रेड मार्कर है, ये मेरे पास ब्लू मार्कर है, ये मेरे पास ग्रीन मार्कर है। मेरे को इस लाइन की शेडिंग करनी है, इसकी भी शेडिंग करनी है। अगर मैं चाहूं तो एक रेड कलर से कर सकता हूं, एक ग्रीन कलर से, दोनों ही आपको अलग अलग दिख जाएंगे।
लेकिन मैं ऐसे करूंगा नहीं, अलग अलग कलर से नहीं करूंगा। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि आपको एग्जाम में कलर पेंसिल यूज नहीं करनी है, आपको जो कॉमन स्टैंडर्ड ब्लैक कलर की पेंसिल होती है वही यूज करनी है। तो आपको ना ब्लैक कलर में ही समझना है सारा का सारा, क्योंकि जैसा हमें वहां करना है हम वैसा ही समझेंगे, नहीं तो क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा वहां पे। अब कंफ्यूजन क्या है, इस हेडिंग पे ही सारा डिपेंड करेगा कि आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, नंबर मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपका ग्राफ गलत है और आपने पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व कर दिया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ग्राफ पे ही डिपेंड करेगा। ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ ग्राफ बना दो तो आपको पूरे 12 नंबर मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन 12 नंबर का ही आने वाला है। तो वैसे तो ग्राफ के 1 या 2 नंबर है, अगर आपका पूरा क्वेश्चन सही है तो 2 नंबर ग्राफ के होंगे, 10 नंबर बाकी की चीज होगी। लेकिन अगर ग्राफ गलत है तो बाकी के 10 नंबर में नहीं मिलेंगे, 0 हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे मान लीजिए कि आप शाही पनीर खाते हो, उसमें से हम पनीर निकाल दें, ग्रेवी तो वही है ना, पनीर नहीं है तो आप उसको शाही पनीर नहीं बोलोगे, वो सिर्फ एक ग्रेवी ही है। तो अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो, ऑर्डर देते हो, आप शाही पनीर का मिल जाए आपको ग्रेवी, तो आप उसको शाही पनीर थोड़ी मानोगे। तो शाही पनीर अगर आपसे कहा जाए कि आप शाही पनीर को मार्क्स दो, तो शाही पनीर को तो आप 0 मार्क्स दे दोगे ना। अगर आपसे कहा जाए ग्रेवी को मार्क्स दो तो आप मार्क्स दोगे। तो यहाँ पे अगर आपका ग्राफ गलत है, मतलब पनीर ही नहीं है, तो मार्क्स मिलेंगे आपको 0 शाही पनीर के। ठीक है, अब ग्राफ में गलती कहाँ होती है, सारा हम यहाँ तक ठीक कर देते हैं, गलती होती है यहाँ। अब जो मैं करने वाला हूँ, जैसे मैंने इक्वालिटी नंबर 2 का ग्राफ ऐसे अंदर बना दिया, अब मेरे को इक्वालिटी नंबर 3 का जो ग्राफ है वो भी बनाना है, ग्राफ को शेडिंग करनी है, वो भी 2 है, तो इसकी शेडिंग भी होगी अंदर की तरफ। अब जब हम अंदर की तरफ शेडिंग करते हैं तो बाद में हमें क्या होता है, हमें ना एक कॉमन एरिया ढूंढना होता है। कॉमन एरिया का मतलब जहां पे दोनों इक्वेशन का ग्राफ आता है। अब हम ढूंढ नहीं पाते क्योंकि दोनों ही ब्लैक ब्लैक है, कंफ्यूज हो जाते हैं यार किस एरिया में पहली लाइन का आ रहा है, किस में दूसरी लाइन का आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम से, इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए क्या करना है, क्योंकि कलर तो एक ही यूज करना है वहां पर हमको ब्लैक, आपको नहीं, जैसे हमने शेडिंग में ऐसे तिरछी तिरछी लाइन डाली है ना, आप तिरछी लाइन मत डालना, डालना तो आपको अंदर की तरफ ये शेडिंग ऐसे बाहर नहीं करनी है, लेकिन आपकी ना लाइन आप ऐसे तिरछी मत डालना, लाइन डालना आप सीधी। तो देखो होगा क्या, जहां जहां कॉमन एरिया है वहां एक डिजाइन बन जाएगा, जहां कॉमन एरिया नहीं है वहां डिजाइन नहीं बनेगा। जैसे हम एक सीधी लाइन डाल रहा हूं अंदर की तरफ, इसके ये गई अंदर की तरफ, ये गई अंदर की तरफ, ये तो देखिए ये गई है लाइन है हमारी अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ अगर आप देखोगे एक ऐसा एरिया है जहां पर एक पर्टिकुलर डिजाइन बन गया है, वो एरिया आपको दिख रहा होगा। जैसे ये एरिया है, इसमें सिर्फ एक ही लाइन दिख रही है सीधी सीधी, इसमें तिरछी तिरछी लाइन है। लेकिन अगर मैं ये और एक ओ पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं यहाँ पर ए, और इस पॉइंट को नाम देता हूं बी, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं सी। तो अगर आप ओ ए बी सी पॉइंट को देखोगे तो यहां पर एक डिजाइन बन गया है। मैं कैमरा थोड़ा और क्लोज करता हूं, आप ये देखिए, तो ओ ए बी सी एरिया में ये जो एरिया है इसमें एक पर्टिकुलर डिजाइन बन गया है, क्योंकि इस पर्टिकुलर डिजाइन का मतलब है कि दोनों ही लाइनों के जो शेडेड एरिया है वो कॉमन आ गया है।